हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लास 937। दोस्तों, इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने 2 चैप्टर पढ़ा, जिसमें पहला चैप्टर था आवेश और उसके गुण। ठीक है, आवेश और उसकी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जिसमें हमने गॉस प्रमेय पढ़ी थी और उस गॉस प्रमेय का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। साथ ही साथ उसमें कूलम्ब्स फोर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो पहला चैप्टर था। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, अच्छा, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र तथा धारिता, यानी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो देखो, संधारित्र बेसिकली एक युक्ति है। युक्ति बोले तो क्या, जैसे मान लो एक गिलास पानी है, ठीक है, और किसी व्यक्ति के ऊपर आप फेंक दिए, कोई भी आदमी है उसके ऊपर आपने एक गिलास पानी लेकर फेंक दिया, तो उस पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि जो टंकी होती है ना, 1000 लीटर वाली टंकी, उसमें का पूरा पानी किसी एक व्यक्ति पर आपने अचानक से डाल दिया, तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रभाव का मतलब यह भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा उसको ऐसा धक्का लगे कि वो गिर जाए। ठीक, क्योंकि ज़्यादा पानी है, 1000 लीटर का पानी आपने अचानक से डाल दिया। कहने का मतलब है कि 1000 पानी का जो टंकी था उसमें एनर्जी ज़्यादा थी, यानी पानी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति गिर गया। लेकिन अगर एक गिलास पानी है तो वो थोड़ा कम एनर्जी है। ठीक है, तो जिसमें रखा गया है, पहले गिलास में रखा गया था, अब टंकी में रखा गया है, तो जिसमें रखा गया उसको हमने टंकी बोला। उसी तरीके से जिसमें आवेश ठहरे हुए रहते हैं, यानी संग्रहित हुए रहते हैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि कैपेसिटर इज़ अ बकेट ऑफ एनर्जी, यानी एक तरीके का बोल सकते हैं कि एनर्जी का एक तरीके से बाल्टी है। ठीक है, यानी कि उसमें एनर्जी भरी हुई रहती है, जिसमें वो उपस्थित होते हैं आवेश स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम ये होता है कि जैसे हमें अचानक से अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो किससे मिलता है? हमें संधारित्र से मिलता है, यानी कैपेसिटर से मिलता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जो कैमरे वाले होते हैं ना, कैमरा वाले, उसमें जब वो लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें फ्लैश उसका जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से और चकाचौंध करने वाला प्रकाश उसमें से आता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है वो प्रकाश। ठीक है, आप जब अगर आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो, अगर देखोगे तो अचानक से जब वो फ्लैश चमकता है ना, तो कभी-कभी हमारे आँखों की जो पलकें होती है वो झपक जाती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रोशनी वो होता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे मोबाइल में भी अब तो आ गया है। ठीक है, जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद अगर फ्लैश ऑन है तो बड़ी सी, मतलब कि ज़्यादा प्रकाश का उसमें एक फ्लैश आएगा क्लिक करने के बाद। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से जो कंडेंसर होता है, जो फ़ैन में लगा हुआ होता है, वही आपका संधारित्र है। वो क्या करता है भैया कि एनर्जी को स्टोर किए हुए रहता है। जैसे फ़ैन है, ठीक है, तो फ़ैन को चलाने के लिए ना, पहले चलाने के लिए उसको अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है, सिर्फ चलाने के लिए। 1 मिनट, हाँ भाई, तो फ़ैन को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कौन देता है? कैपेसिटर। ठीक है, जिसको आप कंडेंसर भी बोलते हो, और जो फ़ैन में लगा होता है। ठीक है ना, तो वो है, उसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं। जो अधिक मात्रा में एनर्जी को स्टोर करके रखा हो, जिसमें स्टोर करके रखा गया उसी को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो क्षमता होती है, कितना वो अपने अंदर समाहित कर सकता है आवेशों को, उसकी जितनी क्षमता होगी उसको धारिता कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या हुआ? जिसमें एनर्जी को स्टोर्ड किया गया है उसको हम लोग संधारित्र, और जितना वो स्टोर्ड कर पा रहा है उसी को हम लोग धारिता कहते हैं। बात समझ में आई है? आइए अब कैपेसिटेंस, या फिर ये तो हमने पढ़ लिया, इसको देखो। कैपेसिटेंस यानी धारिता, किसी वस्तु को आवेश की एक निश्चित मात्रा एक साथ प्रदान नहीं की जा सकती। सही बात है। अगर किसी बॉडी, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और हम लोग आवेश इस पे ला रहे हैं, मान लीजिए, तो पहला आवेश लाया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज जब इसके पास लाएंगे, समझिएगा,
दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज जब हम लोग इसके पास लाएंगे, दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास जब लाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसके विरुद्ध हमें कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, यानी कि ज़्यादा कार्य करना होगा। ठीक है ना, एक के बाद एक जैसे जैसे आवेश इस पर बढ़ता जाएगा तो अगला आवेश जैसे जैसे हम लोग लाएंगे ये दोनों अब मिलकर प्रभाव दिखाएंगे उस पर, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस अवस्था में हमारा कार्य जो होता है वो बढ़ता जाता है, और वही कार्य क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि एक साथ प्रदान नहीं की जा सकती है, वस्तु के आवेशन की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से संपन्न होती है, यानी एक के बाद एक आवेश उस पर आता रहता है। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो तो क्या अचानक से 100% हो जाता है क्या चार्जर? नहीं, एक के बाद ऐसे होता है, जैसे 1%, 2% ऐसे करके दिखाता है तो 100% हो जाता है, यानी जो आवेशन की प्रक्रिया है वो चरणबद्ध होती है। ठीक है, किसी क्षण वस्तु को दिया जाने वाला आवेश वस्तु पर से पहले से उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होता है, जैसा कि हमने अभी अभी बताया आपको। ठीक है, प्रतिकर्षित होता है। आगे देखें, अतः वस्तु के आवेश में वृद्धि करने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। सही बात है। ठीक है ना। अतः चालक यानी वस्तु की स्थिति ऊर्जा या विद्युत विभव में वृद्धि होती है, चालक के विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपात। यानी कह रहा है कि इस पर हम लोग अगर मान लीजिए एक आवेश दे दिए, ठीक है, मान लीजिए, तो दूसरा आवेश जब हम लोग इस पे लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा भैया, प्रतिकर्षित करेगा। तो जितनी आसानी से इसको हमने इस पे लाया था उतनी आसानी से इसको नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी अब इस पर प्रभाव दिखाने लगा है। तो अब ये भी प्रभाव दिखाने लगा है तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा उससे ज़्यादा जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तब नहीं आएगा हो। हाँ सर, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि ये दोनों आवेश इस पर आ गए, तो अब जो तीसरा आवेश मैं लाऊंगा तो अब ये तो और ज़्यादा इस पर फोर्स लगाना, क्योंकि ये दोनों मिलकर अब इसको रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आवेश लेकर आते हैं वैसे वैसे जो प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमें इन आवेशों को लाने के लिए अधिक फोर्स लगाना होगा, यानी अधिक कार्य करना होगा। अब अधिक कार्य, वही कार्य तो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी कि आवेशन की जो प्रक्रिया है, आवेश जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस चालक का विभव भी बढ़ता है, वैसे वैसे इस चालक का विभव भी बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। सही बात है। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको Q = C से रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाकर ये V, वेयर C इज़ व्हाट, C एक समानुपातिक नियतांक है जिसको हम लोग चालक की धारिता भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। ये C जो है, बात समझ में आई है। अच्छा, यही चीज़ें हमने यहाँ पे नीचे लिखी भी है। ठीक है, देखो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये Q by V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो Q by V इज इक्वल टू C, यानी Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, जहाँ C क्या है, समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा ठीक है। चालक की धारिता क्या होती है थोड़ा सा और समझ लेते हैं भैया। तो किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग उस चालक की क्या कहते हैं भाई, धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। कितना वो आवेश को अपने अंदर समाहित कर सकता है, एक लिमिट होगी ना। जैसे आप अगर मोबाइल चार्ज लगाते हो तो 100% से अधिक नहीं होता है क्या, 200% होता है क्या, नहीं। अब अगर उससे ज़्यादा आवेश आता है तो वो वायु में समाहित हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी जो एक क्षमता है, जो लिमिट है, उससे ज़्यादा वो आवेश ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो इसकी लिमिट है, यानी जो उसकी क्षमता है आवेश को ग्रहण करने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि भैया C बराबर जो होता है वो Q by V होता है। Q by क्या होता है, C बराबर Q by V, अभी पढ़ा तभी तो Q बराबर C भी ऐसे हुआ था। अच्छा, तो क्या C जो है क्या Q पर निर्भर करता है क्या, V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं। C
ना तो क्यू पर डिपेंड करता है और ना ही ये वी पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात को समझिएगा कि जो धारिता है वो ना तो आवेश पर निर्भर करता है और ना तो विभव पर निर्भर करता है। कैसे सर? तो किस पर ये निर्भर करता है? जो धारिता है वह चालक की विमा पर निर्भर करता है। अब विमा क्या हो गया? अगर गोलीय चालक है तो उसकी रेडियस, ठीक है, और कोई है तो उसकी एरिया, ठीक है, लेंथ, इन सारी चीज़ों पर वो उसकी धारिता निर्भर करेगी। और यह भी निर्भर करेगा कि अगर ये कोई चालक है तो इसके और ये धनावेशित है, ठीक है, तो इसके पास किस प्रकार का चालक रखा गया है इस बात पर भी निर्भर करेगा, किस मीडियम में रखा गया है इस बात पर भी निर्भर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चालक जो चालक की धारिता है वो फिर से सुनिएगा कि चालक की डायमेंशन यानी एरिया, रेडियस, लेंथ, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। और तो और उसके पास किस प्रकृति का चालक रखा गया है उस पर भी निर्भर करती है। और यह क्या करता है कि मीडियम पर भी निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन ये क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, सी एक अदिश राशि है, ठीक है। सी का मात्रक न्यूटन पर वोल्ट या फैरड होता है, ठीक है ना। अब फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, तो फैरड को हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको फैरड के जगह पर माइक्रो फैरड लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि फैरड बहुत बड़ी यूनिट है। अभी इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। अब सी का जो सीजीएस मात्रक, ये तो एसआई मात्रक है, कूलाम पर वोल्ट या फैरड। अगर सीजीएस मात्रक, एक मिनट, हाँ भाई, तो सीजीएस मात्रक की अगर बात की जाए, सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो वो होता है हमारा स्टेट फैरड। क्या होता है भाई? स्टेट फैरड होता है, ठीक है। एक मिनट भैया, हाँ जी, तो स्टेट फैरड हमने यहाँ पे लिखा है। अब 1 फैरड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होता है, ठीक है। बात समझ में आई है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो Q बराबर CV से अगर हम लोग देखें कि अगर आवेश 1 कूलाम है और वोल्ट यानी कि विभव जो है वो 1 वोल्ट है, तो उस अवस्था में C हमारा कितना मिलता है? 1 फैरड मिलता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं उस चालक की धारिता 1 फैरड है, ठीक। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में कि 1 फैरड क्या होता है, इसलिए हमने बता दिया। खैर, अब कोई विलगित चालक है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, उसका हमें धारिता फाइंड करना है। तो देखो, मान लिया कि ये आर रेडियस का कोई गोला है, ठीक है, जिस पर क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, पहले से मौजूद है। इस गोले को हमने नाम दे दिया कि जी है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या आर है उसे प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव वी हो जाता है। सही बात है कि कार्य किया गया होगा तो विभव इसका वी हो गया, मान लिया। अब विभव क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/r। इसके हमने सरफेस पर ही फाइंड किया है यहाँ पे, ठीक है ना। एक बात और कि हम लोग इसके पूरे आवेश को इसके सेंटर पर हम लोग मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में बताया कि ऐसा क्यों, ठीक है। ठीक है सर, तो V हमारा ये हो गया और Q बराबर CV हमने अभी अभी बताया। तो C बराबर Q/V, V की वैल्यू हमने यहाँ से रखा, तो आंसर आया C = 4πε0r। लेकिन ये वायु के लिए है। अगर ये वायु मीडियम में रखा गया है स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, तो उस अवस्था में जो उसकी धारिता होगी वो 4πε0r होगी। अगर इसको मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा? बस K हमारा उसमें उपस्थित हो जाता है, 4πε0K × r। जब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित करते हैं तो कुछ हमें इस तरीके का रिजल्ट मिलता है कि CM/CA = 4πε0K r/4πε0r।
4π/r कट गया तो बचा क्या भैया, केवल k बचा। तो Cm इज इक्वल टू Ca इंटू के। तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी चालक को परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखने पर उसकी जो चालकता है, या यूँ कहें कि जो उसकी धारिता है, वो के गुना बढ़ जाती है। यहाँ से हमें ये बात का अंदाज़ा लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी गहराई में चलिए कि जो हम लोग जब आप ये निकालोगे ना, ये कंडेंसर पंखे का, तो इसमें आप देखोगे कि 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। और बुकों में भी आपने देखा होगा कि 2 इस तरीके का टर्मिनल बनाया गया रहता है, एक पर माइनस एक पर प्लस ऐसे रहता है। तो वो क्यों है? ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही डिटेल में, और आसान ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने किसी गोलीय चालक जिस पर आवेश Q था, उसका विभव V था और R रेडियस का था, उसके लिए हमने उसकी धारिता फाइंड किया। C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। वायु मीडियम में रखा था। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि ये जो गोला है उसकी रेडियस 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। उस अवस्था में उसकी धारिता जब हम लोग देख रहे हैं तो वो ये निकल रही है। क्या निकला? ये। अब ये तो बहुत छोटी सी यूनिट है, ये बहुत छोटा है ना नंबर। यानी 1 मीटर की रेडियस वाले इस स्फीयर का जो धारिता होती है वो 0.00000111 ऐसे करके, यानी बहुत छोटा है, बहुत कम उसकी धारिता है। जबकि 1 मीटर कोई छोटा बात नहीं है। ठीक है, कोई छोटा स्फीयर नहीं है। तो 1 मीटर की रेडियस है परंतु उसकी धारिता बहुत कम है। अब धारिता कम है यानी कि वो आवेशों को कम संग्रहित कर रहा है, एनर्जी को कम स्टोर कर रहा है। हमें क्या चाहिए कि वो जो भी हमारा कैपेसिटर बना हो उसका आकार तो पहले छोटा हो, पहली बात, और वो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को स्टोर करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आकार बड़ा है और एनर्जी को कम स्टोर कर रहा है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक प्लस Q आवेशित गोला था, उसके पास जब हम लोग एक अनावेशित का मतलब कि अनचार्ज्ड इस स्फीयर को लाए, चालक था वो भी, तो हमने देखा कि जो इसके आवेश थे वो अरेंज्ड हो गए, यानी नेगेटिव वाले चार्ज इसके तरफ आ गए, यानी इसके तरफ खिंच गए, और पॉजिटिव वाले इधर। अब हम देखें कि भैया ये जो पूरा इससे सिस्टम बना, इसको हमने सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल था वो घट गया। नेट पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। इसका पोटेंशियल घटने लगता है, और जब पोटेंशियल घटने लगा तो उस अवस्था में हमारा जो धारिता थी वो क्या होने लगी? बढ़ने लगी। वो क्या होने लगी सर? बढ़ने लगी। और हमें यही चाहिए था कि उसकी धारिता बढ़ जाए। तो V सिस्टम इज इक्वल टू V माइनस V इंड्यूस्ड, क्योंकि ये प्रेरित आवेश हुआ था। किसके कारण? ये जो आवेशित गोला था उसके पास जब हम लोग अनावेशित गोले को लेकर आए थे तो जो इसमें के आवेश थे वो इससे प्रेरित होकर अरेंज हो गए, जिसकी वजह से जो धारिता थी वो कम हो गई। लेकिन यह तभी हुआ, इस गोले की जो धारिता बोल रहा हूँ, इसका जो पोटेंशियल था वो कम हो गया। लेकिन ये तभी हो पाया जब इस प्लस Q आवेशित गोले के पास कोई ऐसा स्फीयर हमने लेकर आया जिसके जो नेगेटिव चार्ज थे वो इसकी तरफ क्या हो गए? आकर्षित हो गए। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया? घट गया। तो ये तो एक सिस्टम बन गया, और इस अवस्था में हमारा जो धारिता था वो बढ़ने लगा, और हमें यही चाहिए था। तो ये तो हमने इंड्यूस्ड करके लाया था। इंड्यूस्ड का मतलब कि अनचार्ज था और इस पर आवेश प्रेरित हुए थे। अब हमारे पास एक मतलब कि एडवांटेज हो गया था कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके पास कोई नेगेटिवली चार्ज आता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। सही बात है। तो अब ऐसा हम लोग क्यों ना करें कि ये तो आधा चार्ज था ना नेगेटिव, अब पूरी बॉडी अगर नेगेटिव ही चार्ज हो तब तो और ज़्यादा इसका पोटेंशियल घट जाएगा, और उस अवस्था में इसकी धारिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने वही किया कि अब हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम किसी चार्ज बॉडी जिसका पोटेंशियल V और धारिता C के
पास किसी उदासीन बॉडी को लाते हैं तो दूसरे अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो क्या होता है भैया, बॉडी ध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित का मतलब कि वही जो चार्ज है वो पोलैरिटी के फॉर्म में हो जाते हैं, प्लस और माइनस, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ठीक है ना, ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात नेगेटिव चार्ज तथा पॉजिटिव चार्ज व्यवस्थित यानी अरेंज हो जाते हैं। तो पहली बॉडी पर अब पोटेंशियल घटने लगता है, किसकी वजह से, ये जो आवेश इस पर आया है उसकी वजह से, ठीक है, जिससे धारिता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब क्योंकि हम यह जान चुके हैं कि भैया धनावेशित चालक के पास अगर किसी ऋणावेशित चालक को लाया जाता है तो जो C है यानी धारिता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो अब हमने क्या किया कि ऐसी बॉडी लाए जिस पर टोटल क्या था, कैसा आवेश था, ऋणावेश था। तो अब हमने क्या पाया कि जो V नेट पोटेंशियल था वो और ज़्यादा घट गया और धारिता इस अवस्था में बढ़िया की बढ़िया एकदम बढ़ गई, मस्त एकदम, क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे पास ये मेथड आ चुका है कि भैया अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा, बॉडी होगी तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए हम लोग हमेशा जो कैपेसिटर होता है उसको एक सिस्टम में बनाते हैं, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, प्लेट भी बना सकते हो और ये स्फीयर भी बना सकते हो, प्लेट ही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं भैया कि संधारित्र बनाते हैं। बात समझ में आई है? अच्छा, आगे देखें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने आपको गॉस प्रमेय में किसी आवेशित शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाया था, याद कीजिए। कितना आया था भैया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा भी है, देख सकते हैं। इसके कारण भी यहाँ पर देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी बिंदु P पर वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्या ये जो सिग्मा है, सिग्मा, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, Q/A होता है। हाँ सर, तो सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, देखो Q/A रख दिया ना। अब क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसी प्लेट है तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E/D, V E/D। तो यहाँ पर V की जगह पर ये हम लोग रख देंगे। तो हमें क्या मिला टोटल कि भैया V बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D हो गया, ठीक है। जबकि C बराबर Q/V होता है तो Q/V के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, V की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ पे रख दिया। तो मिला क्या, Q ने Q को मार दिया, बचा क्या, C=A एप्सिलॉन नॉट D। तो यहाँ से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि जो संधारित्र है वो जो प्लेटें हैं या यूँ कहें कि जो भी बॉडी है उनके डायमेंशन पर ही डिपेंड करता है कि उसकी एरिया कैसी है, उनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा इसका सर्किट डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको सर्किट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका डाउट हो पूछ लिया कीजिए। थैंक यू।